सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। हालांकि 9th क्लास में आपने ये वर्ड जरूर सुने होंगे, भाई मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। एक एग्जाम्पल के लिए आप बहुत ध्यान से सुनो। एक आयरन की रॉड को इमेजिन करो और एक कार्बन जो कोल है उसे इमेजिन करो। एक तरफ कोयला है और एक तरफ लोहे की छड़ है, ठीक है। एक क्या है बच्चे, मेटल, आयरन इज ए मेटल। एक क्या है बच्चे, नॉन मेटल, कार्बन इज ए नॉन मेटल। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने रखा जा सकता है। मैं कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकता हूं, आपको लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास मेटल का एग्जाम्पल प्रेजेंट है आपके लिए। ये जिम की रॉड, दिस इज ए मेटल। आप देख सकते हो ये क्या होगा, ये मेटल होगा। ये क्या है बच्चे, ये मेटल है। बहुत सारा डिफरेंस है इस मेटल में, ध्यान से देखो। बहुत रिजिड है, बहुत सॉलिड पर्सनैलिटी रखता है अपने अंदर मेटल। अब नॉन मेटल का एग्जांपल लेके आ रहा हूं भाई आपके सामने। नॉन मेटल, सिंपली आप अपनी नोटबुक का पेपर पकड़ लो। सिंपली अपनी नोटबुक का पेपर पकड़ लो। पेपर बनता है सेलुलोज से, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। तीनों के तीनों क्या है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आ रहे हैं बच्चे। बात समझ आई? यानी कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल बहुत ही रिजिड था, अभी आपने देखा। नॉन मेटल भी आपने देखा होगा भी अपने पेपर को टच करके, ये थोड़ा सॉफ्ट है बच्चे। बात समझ आई? तो मेटल और नॉन मेटल अपने अंदर बहुत सारे क्या रखते हैं, डिफरेंसेस रखते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंस रखती है अपने आप में। तो शुरू करते हैं जल्दी से अपने चैप्टर को भाई। सबसे पहली हेडिंग आती है मेटल और नॉन मेटल। अगर आपको बताऊं मेटल होता क्या है, मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट ही होते हैं बच्चे। बेसिकली एलिमेंट आपने पढ़ा है, इस पूरी अर्थ पे 118 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं बच्चे, वो मेटल होते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, वो क्या होंगे बच्चे, वो नॉन मेटल्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो उस एटम पे कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। बात समझ आई? तो ये जो मेटल्स होते हैं ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लिया है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज का कंपैरेटिव अमाउंट बढ़ेगा और यहां पर नेगेटिव आयन का क्या होगा बच्चे, फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आती है? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, क्लियर है? आप सबको पता है पॉजिटिव आयन को ही क्या बोलते हैं बच्चे, कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव आयन को ही क्या बोलते हैं बच्चे, अनायन बोलते हैं। बात समझ में आती है? तो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो पॉजिटिव आयन बनाता है, जो कैटायन बनाता है, वो सब मेटल है। एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे कि मैं कहूं बच्चे सोडियम। सोडियम आप सबने सुन रखा है भाई, सोडियम का सिंबल Na होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं मैग्नीशियम, Mg सिंबल होता है उसका। जैसे मैं कहूं एल्यूमिनियम, Al सिंबल होता है उसका। ये तीनों ही क्या है बच्चे, मेटल है। क्योंकि ये तीनों ही क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं भाई। अब नॉन मेटल वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन लेंगे भाई। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है, नाइट्रोजन का सिंबल N। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन का सिंबल O। फ्लोरीन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन लेता है, फ्लोरीन का सिंबल F हो जाएगा। उसके अलावा क्लोरीन भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एग्जाम्पल कभी कंप्लीट नहीं होते हैं बच्चे, एग्जाम्पल 1 और 2 दिए जाते हैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए, कि देखो जैसे कि ये है। अंडरस्टूड? बहुत ध्यान से मैंने मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन दी है आपको। मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, नेगेटिव आयन बनाता है, नेगेटिव आयन को एनाइन भी बोलते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया बच्चे। अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। अब पढ़ेंगे बच्चे प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एक मेटल में और एक नॉन मेटल में। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चे, आप जरूर से पेन और कॉपी लेके बैठो। जो भी आपको हिंट मिले, जो भी एक्स्ट्रा लगे, उसे शॉर्ट में आप नोट करते चलना। हालांकि ये जो स्लाइड का प्रेजेंटेशन है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अभी शेयर कर दूंगा वीडियो कंप्लीट होते ही। अंडरस्टूड बच्चे? सबसे पहले पढ़ा रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो फिजिकल चेंज में इन्वॉल्व होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बच्चे। सबसे पहले उसमें भी मेटल की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं बच्चे। मेटल्स जो होते हैं वो प्योर स्टेट के अंदर शाइन करते हैं बच्चे, उनकी सरफेस चमकती रहती है, शाइनिंग करते हैं मेटल्स। अभी अभी आयरन का रोड दिखाया था, आपने देखा चमक रहा था, तो ये शाइन करते हैं।
इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, यानी कि जो मेटल्स होती है वो लस्ट्रस होती है, वो चमकती रहती है। मेटेलिक लस्टर का कैरेक्टर होता है उनमें। मेटल्स जो होती है बच्चे वो जनरली हार्ड होती है, कुछ मेटल ऐसी होती है जो हार्ड नहीं होती, जैसे मरकरी हार्ड नहीं है, लेकिन ज्यादातर मेटल्स कैसी होती है बच्चे, हार्ड ही होती है। बात समझ में आती है। जो हार्डनेस होती है वो वेरी करती है मेटल टू मेटल, अलग अलग मेटल अलग अलग टेंडेंसी में हार्ड हो सकती है, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड होती है, कुछ कम हार्ड होती है, जैसे कि सोडियम बहुत कम हार्ड है भैया ना। कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो बीट करने पर, यानी कि उन्हें पीटने पर एक पतली थिन शीट बनाई जा सकती है, उनकी एक चादर बनाई जा सकती है उन्हें पीट कर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चे मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल को पीट कर एक पतली चादर, एक पतली थिन शीट बना सकते हैं, उसे बोलते हैं मेलिएबिलिटी। अंडरस्टूड। अगली प्रॉपर्टी देखो, मेटल की ऐसी एबिलिटी जिसके कारण उसे ड्रोन बना सकते हैं एक थिन वायर के अंदर, उसे एक पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल की वो प्रॉपर्टी, उसे बोल देंगे डक्टिलिटी। क्या बोल देंगे, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को डक्ट से याद रखो, डक्ट बोलते हैं नली को बच्चे। नली यहां पर एक तार बनाया जा रहा है जो कि नली जैसा ही होता है ना। तो डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल का वायर बन सकता है, ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी है। मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेटल की शीट बन सकती है, ये प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी है। लस्ट्रस क्या होती है, मेटल चमकता है, शाइन करता है, ये प्रॉपर्टी लस्ट्रस होती है बच्चे उसकी। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, ये हमने समझ लिया। अंडरस्टूड। गोल्ड जो होता है बच्चे ये सबसे डक्टाइल मेटल होता है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये इतना डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम गोल्ड से, ओनली 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है गोल्ड का। इमेजिन कर सकते हो, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इनफ टू मेक ए 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर ऑफ गोल्ड। अंडरस्टूड। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार, इतना ज्यादा डक्टाइल है, इसलिए इसे मोस्ट डक्टाइल की कैटेगरी में रखा गया है बच्चे। उम्मीद है बढ़िया से समझ आ गया। अब मेटल्स जो होता है बच्चे ये गुड कंडक्टर होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। बोलो बात समझ आई। मेटल के अंदर लाइट भी चलती है आराम से, ठीक है, और हीट भी चलती है आराम से। जो चम्मच वगैरह होते हैं उनको अगर आप किसी सॉल्यूशन में रखो, उस सॉल्यूशन को गर्म करो, तो चम्मच का दूसरा एंड जो सॉल्यूशन में नहीं है वो भी गर्म हो जाता है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं बच्चे, इनके अंदर हीट कंडक्ट होके दूसरे एंड पर भी आ जाती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी चलती है बच्चे मेटल में। आप एक बैटरी लो छोटी सी, एक छोटा सा बल्ब लो, उससे वायर कनेक्ट करो और वायर के बीच में मेटल कनेक्ट करो, तब भी आप देखोगे कि बल्ब जल रहा है। यानी कि मेटल कंडक्टर भी होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है, उनमें हीट भी चलती है। बात समझ आई। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है बच्चे, इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है मेल्ट करने के लिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये तो आप समझ ही गए भाई, लोहा कब मेल्ट होगा, है ना, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि ये मेटल होता है। अंडरस्टूड है। अब देखो, जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं ना बच्चे हीट के, वो होते हैं सिल्वर और कॉपर। क्योंकि सिल्वर काफी एक्सपेंसिव है बच्चे, इसलिए कंडक्टर के लिए जो वायर बनाए जाते हैं हमारे घरों में, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है वो किसके बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं। अगर आपसे पूछे कि कॉपर और सिल्वर में ज्यादा कंडक्टर कौन है भाई, तो सिल्वर ज्यादा कंडक्टर है एज कंपेयर टू कॉपर। लेकिन फिर भी सिल्वर के वायर नहीं बना रहे क्योंकि सिल्वर एक्सपेंसिव है, इतना ज्यादा खर्चा लाइट की वायरिंग में नहीं कर सकते, इसलिए कॉपर के यहाँ पर क्या बनाए जा रहे हैं बच्चे, वायर्स बनाए जा रहे हैं। ये गुड कंडक्टर है सिल्वर के बाद। जो लेड होता है, मरकरी होता है बच्चे, ये कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर होते हैं। इन्हीं को आप कह सकते हो कि ये इंसुलेटर भी होते हैं भाई। अगर आपसे पूछे ऐसी मेटल का नाम बताओ जो इंसुलेटर होती है हीट की, तो आपको बताना है लेड और मरकरी। क्या बताना है बच्चे, लेड और मरकरी बताना है। आगे देखो, अलग अलग होम्स के अंदर, घरों के अंदर जो कोटिंग होती है बच्चे वायर के ऊपर, आपने देखा होगा जो लाइट को लेकर आने वाला तार होता है उसके अंदर एक मेटल का वायर होता है, वो तो कॉपर का होता है, उसके बाहर एक रबड़ जैसा कुछ लगाया होता है, कोटिंग की होती है। वो रबड़ जैसा होता क्या है एक्चुअली, वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है बच्चे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसे बोलते हैं शॉर्ट में पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक रबड़ जैसा मटेरियल होता है बच्चे। इसका काम क्या होता है, ये हमें करंट लगने से बचाता है। हम अगर वायर के आसपास भी है तो हम तक करंट नहीं पहुंचता है इस इंसुलेटर कोटिंग के कारण। जो मेटल्स होती है बच्चे ये साउंड प्रोड्यूस करती है अगर इससे स्ट्राइक करते हैं, टक्कर मारते हैं किसी हार्ड सरफेस के साथ, इसीलिए मेटल को कहा जाता है कि आवाज कर रही है, ये साउंड कर रही है,
इसलिए ये सोनोरोस है। अंडरस्टूड है बच्चे। मेटल कैसा होता है? सोनोरोस होता है। इसलिए जो बेल है, जो घंटी बनाई जाती है स्कूल्स के अंदर, वो मेटल की ही बन रही है, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है बच्चे। बात समझ में आती है? आगे आओ बच्चे। मेटल की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हमने एक एक करके, सब कुछ समझ में आया। नॉन मेटल पे आओ। नॉन मेटल जो होते हैं ना बच्चे, ये इंसुलेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं? इंसुलेटर्स। ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। एक एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा अभी इसका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर बनेगा, वो आगे पढ़ा दूंगा। अभी लिखा हुआ है इंसुलेटर, उसे ध्यान में रखो। और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है बच्चे। हाई की जगह यहां पे क्या कर लो बच्चे? लो कर लो। क्या कर लो बच्चे? हाई की जगह लो कर लो। मेटल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? लो होता है। ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, नॉन सोनोरोस होते हैं। जैसे कि कोयला याद करो, नॉन मेटल, उसको अगर बजाओगे तो वो तो फूट जाएगा भाई, वो तो साउंड देगा ही नहीं, तो नॉन सोनोरोस। और ये नॉन शाइनिंग होते हैं, कोयला चमकता नहीं है बच्चे। ये नॉन मेलिएबल होते हैं, कोयले को पीट कर आप चादर नहीं बना पाओगे। ये नॉन डक्टाइल है, कोयले का तार भी नहीं बना पाओगे। ये जनरली सॉफ्ट होता है। कोयला आयरन के कंपैरिजन में सॉफ्ट ही है। कंपेयर आयरन से कर रहे हैं, इसलिए ये सॉफ्ट ही है बच्चे। बोलो, बात समझ में आती है? बहुत ही बढ़िया से नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई। नॉन मेटल के केस में कुछ एक्सेप्शंस लिखे हैं एनसीईआरटी में बच्चे। कुछ मेटल के भी एक्सेप्शंस है यहाँ पर और कुछ नॉन मेटल के भी एक्सेप्शंस है। अभी जितने भी कैरेक्टर पढ़े हैं हमने मेटल और नॉन मेटल में, उन दोनों के एक्सेप्शन को कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर। सबसे पहला देखो बच्चे, सारी मेटल्स जो होती है बच्चे वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करती है, लेकिन मरकरी नहीं करती है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चे। बोलो, बात समझ में आई? और रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर मरकरी कैसा मिलेगा? लिक्विड। बाकी सारे मेटल कैसे मिलेंगे? सॉलिड मिलेंगे बच्चे, ठीक है। अब देखो, मेटल्स जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बट, लेकिन कुछ मेटल ऐसी है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई। कितना होता है? 33 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चे, ठीक है। जैसे कि गैलियम हो गया, जैसे कि सीजियम हो गया, इनका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। थोड़ा सा ज्यादा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होते ही ये पिघलने लग जाते हैं, ये मेल्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। किस किस का? गैलियम का और सीजियम का। दोनों एग्जाम्पल 9th क्लास में भी आए थे एज इट इज बच्चे। ये जो मेटल्स है कौन कौन सी? गैलियम और सीजियम। इनको आप अगर अपनी हथेली पर भी रख दो तब भी ये मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि हथेली का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस है इनके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा, इसलिए ये क्या हो जाएंगे बच्चे? मेल्ट हो जाएंगे। जो आयोडीन होता है ना बच्चे, आयोडीन, ये एक नॉन मेटल होता है बट ये लस्ट्रस होता है, ये चमकता है। नॉन मेटल में लिखा था हमने कि ये नॉन लस्ट्रस है, ये चमकते नहीं है, लेकिन उस बात का एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन चमकता है नॉन मेटल होते हुए भी, ये ध्यान रखनी है बात अच्छे से। अगली देखो, जो कार्बन होता है बच्चे, ये नॉन मेटल होता है। ये एग्जिस्ट करता है अलग अलग फॉर्म में, और इसकी फॉर्म को बोलते हैं एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं इसकी फॉर्म को बच्चे? एलोट्रोप। इसके कुछ एलोट्रोप्स पढ़ाते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखना इनके एलोट्रोप्स को। पहला एलोट्रोप है यहाँ पर डायमंड। हालांकि चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ाते हैं इन एलोट्रोप्स को, बट यहाँ पर वर्ड आया है तो कुछ कुछ बातें करेंगे। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फ्लोरीन, ठीक है। तो डायमंड क्या होता है? कार्बन का एलोट्रोप है और नेचर के अंदर मिलने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सबसे ज्यादा मजबूत नेचर में मिलने वाला सब्सटेंस डायमंड ही है, जो कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, यानी कि कार्बन से ही बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा ऑब्वियसली। जो ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन का एलोट्रोप होता है, और आपकी जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो ब्लैक कलर की निप होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। वो ग्रेफाइट जो होता है बच्चे कार्बन का एलोट्रोप है, और ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर छोटी सी बैटरी, छोटा सा बल्ब हो तो इनके बीच में पेंसिल को दोनों तरफ से छील कर अटैच करके देखना, बल्ब डिम जलेगा बट जलेगा, क्योंकि ये कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है। कौन? ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल की निप में है। जो एल्कली मेटल्स होती है बच्चे, जैसे कि लिथियम हो गया, जैसे कि सोडियम हो गया, जैसे कि पोटेशियम हो गया, ये सॉफ्ट मेटल होती है। सॉफ्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होती है। इतनी सॉफ्ट होती है कि सोडियम को आप चाकू से काट सकते हो। कैन यू इमेजिन? पनीर को काटते हैं चाकू से, सॉलिड होता है, उसी प्रकार ये भी सॉलिड मेटल है और चाकू से कटती है, इतनी सॉफ्ट होती है। अंडरस्टूड बच्चे? इनको नाइफ की हेल्प से काटा जा सकता है,
इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी बहुत कम होती है भाई, लो डेंसिटी होती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जितने भी एक्सेप्शंस है आपके सामने बहुत ही बढ़िया से मेंशन किए गए हैं। बोलो बात समझ में आती है? कोई दिक्कत वाली बात आपके सामने नहीं होनी चाहिए। डेंसिटी भी लो है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, क्योंकि सॉफ्ट है तो एक्सेप्शन तभी तो है। जनरली मेटल हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी भी कम है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और वो सॉफ्ट भी है। उनमें आती है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाता हूं बच्चे अगली स्लाइड पे। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक पढ़ाता हूं जनरली बच्चों, मोहब्बत करके। मोहब्बत जानते हो ना आप सभी? हाँ सर, यही तो एक चीज है जो हम जानते हैं, मोहब्बत। मोहब्बत को इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे MOB, मोहब्बत। ठीक है। जो मेटल का ऑक्साइड होता है ना बच्चे, मेटल का ऑक्साइड वो होता है बेसिक। कैसा होता है बच्चे? बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक, यहां से बना मोहब्बत। ठीक है। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, अगर ये बेसिक है तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे? एसिडिक हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एक ट्रिक के साथ दोनों चीजें आपको याद कर लेनी है बच्चे। एक तो ट्रिक से याद हो ही गया, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा एक के याद होने के बाद, क्योंकि ये बेसिक है तो ये कैसा होगा? एसिडिक होगा बच्चे। बात समझ में आती है? बहुत ही बढ़िया। एनसीईआरटी की लाइन है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं बच्चे, जबकि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। समझ में आता है आराम से, कोई घबराने की बात है ही नहीं इसमें। अगली स्लाइड पे आ जाओ। एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाते हैं इतने टॉपिक के बाद, जो कि डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। ऐसी मेटल का एग्जांपल बताऊं, मेटल का जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी जिसका सिंबल होता है बच्चे Hg, लिक्विड पढ़ी थी अभी अभी, जो इजीली कट होती है नाइफ के साथ। सोडियम पढ़ा अभी अभी, पोटेशियम पढ़ा अभी अभी, लिथियम पढ़ा अभी अभी। जो बेस्ट कंडक्टर होती है हीट का कंडक्टर बच्चे, सिल्वर पढ़ा था और कॉपर पढ़ा था। सिल्वर कॉपर से भी ज्यादा पढ़ा था। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट का पुअर कंडक्टर लेड पढ़ा था बच्चे अभी अभी, मरकरी पढ़ा था अभी अभी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको शीट में कन्वर्ट कर सके, डक्टाइल का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको वायर में कन्वर्ट कर सके। दोनों ही मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। डेफिनेशन भी थी पीछे, आप देख सकते हो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाऊं? बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आ चुके हैं भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट होती है एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। अब यहां से हेडिंग है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो यहां पे आप हेडिंग भी लिख लेना ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बच्चे रिएक्शंस। यहां पर अपन रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली रिएक्शंस आती है मेटल की एयर के साथ। जब भी किसी मेटल को एयर में छोड़ देते हो तो वो रिएक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है पहले चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। उसके अंदर आपने ये सीखा है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बच्चे? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये सीरीज पहले चैप्टर की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद करा दी। इस सीरीज का मतलब है रिएक्टिविटी सीरीज। जो आगे आ रही है मेटल्स ये वाली, इनकी रिएक्शन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और जो पीछे आ रही है इधर, इनकी रिएक्शन करने की कैपेसिटी बहुत कम है। मीडियम वाली ठीक ठाक रिएक्ट करती है बच्चे। बात समझ आई? हवा से रिएक्ट कौन करेगा? ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगी, ये जो चीजें हैं ये रिएक्ट करेगी नहीं, ये जो चीजें हैं वो कम रिएक्ट करेगी। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज का ही ऑर्डर यहां पर फुलफिल होगा। जो सबसे आगे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये हवा से बहुत ज्यादा रिएक्शन करने वाली है। अभी देखना पड़ते हैं टॉपिक। ऑलमोस्ट ऑल मेटल जो है कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करती है मेटल का ऑक्साइड। कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, मेटल ऑक्सीजन से मिलेगा और मेटल का ऑक्साइड बनेगा। और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है बच्चे? बेसिक होता है। ये बात आपको पहले से पता है। बोलो पता है? बहुत ही बढ़िया। एग्जाम्पल के लिए कॉपर को अगर एयर में हीट करते हैं अपन तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कॉपर का ऑक्साइड बनाता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है।
कॉपर कैसा होता है बच्चे, ब्राउनिश कलर का है, रेडिश कलर का है। इसका जो ऑक्साइड बना CuO वो कैसा है, वो ब्लैक कलर का है। तो कॉपर ने रिएक्शन कर ली भाई आराम से, जलाने पर कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली जो एल्यूमिनियम है वो भी क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम लिखा हमने, O2 लिखा हमने, क्रिस क्रॉस करके क्या बनाया, Al2O3 बनाया। ये भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो कि कैसा है, मेटल का ऑक्साइड, जो कि कैसा होगा, बेसिक होगा। ये जो ऑक्साइड है ये बेसिक भी है, एसिडिक भी है, आगे पढ़ाऊंगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, थोड़ा सा इंतजार करें। ये ऑक्साइड बन गया मेटल का, बोलो रिएक्शन हो गई एल्यूमिनियम की भी, बिल्कुल हो गई। अगले टॉपिक पे आओ। मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ऐसा ऑक्साइड, ऐसा मेटल का ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और जो बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसा ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्ट कर रहा है, एसिड बेस से, वो क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है बच्चे। बहुत ध्यान से सुनना, एम्फो का मतलब ही होता है टू। क्या मतलब होता है एम्फो का, टू। जैसे एम्फीबिया जो जमीन पर और जल में दोनों जगह मिलते हैं, उन्हें एम्फीबिया बोलते हैं बच्चे। बोलो बात समझ में आती है, बहुत ध्यान से सुनो। ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3 होता है। जिंक का ऑक्साइड क्या होता है, ZnO होता है। ये दोनों ही मेटल के ऑक्साइड है जो दोनों से रिएक्ट करते हैं, इसलिए दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है दोनों के साथ, वो भी एक्सप्लेन कर दिया भाई बुक के अंदर, रिएक्शन लिख के। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। ध्यान से देखो, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये एसिड और ये बेस, दोनों से ही रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर सोल्ट बन रहा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड और यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट सोल्ट बन रहा है, जिसके साथ वाटर हमेशा फॉर्म हो रहा है। एल्यूमिनेट को बहुत अच्छे से स्टार बना के याद रखेंगे। जो AlO2 होता है बच्चे, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसे बोलते हैं एल्यूमिनेट आयन। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनेट आयन। और ये ऑब्वियसली नेगेटिव है तो ये अनायन है। इसके साथ एक सोडियम जुड़ा है तो ये क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया है। बोलो बात समझ में आती है, बहुत ही बढ़िया से समझ में आती है। आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं अपन और अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अगला टॉपिक भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो, मोस्ट मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं बच्चे, वो घुलते ही नहीं है पानी में, डिसॉल्व ही नहीं होते हैं। बट कुछ डिसॉल्व होते हैं जो कि एल्कली नेचर के होते हैं, उन्हें एल्कली बोलते हैं बेसिकली। मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा बच्चे, बेसिक होगा। और ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल होगा, जो सोल्यूबल वाटर में होगा, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, एल्कली बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, एल्कली बोलते हैं। ये लाइन सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा दी थी आपको। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम का ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल हो रहा है और बेस बना रहा है, तो ये क्या होते हैं बच्चे, एल्कली नेचर के होते हैं। अंडरस्टूड। अगली लाइन पे आ जाते हैं बच्चे। अब कुछ लाइनें आपके सामने लिखी है भाई, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी से लेकर अलग अलग मेटल ऑक्सीजन के प्रति अलग अलग रिएक्शन को शो करेंगे। मेटल जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ज्यादा रिएक्शन करने वाले, वो विग्रसली रिएक्ट करेंगे और आग पकड़ लेंगे। हवा में सोडियम पोटेशियम को खुला नहीं छोड़ते हैं, अगर ओपन रख दिया तो आग लग जाएगी इनमें। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सीडेंट, आग के एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए इन्हें रखा जाता है केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके। ये लाइन एक क्वेश्चन का आंसर है, अभी अभी क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखते हैं। क्योंकि ये जो सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चे। इनकी रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए और फायर के एक्सीडेंट से बचाने के लिए इन्हें केरोसिन में मर्ज करके, इमर्ज करके रखा जाता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एक बढ़िया टेम्परेचर पे, सरफेस ऑफ द मेटल जो होती है, जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनकी सरफेस, जैसे जिंक है, लेड है, इनकी भी कवर हो जाती है एक पतली ऑक्साइड की लेयर से। और ये ऑक्साइड की लेयर इन्हें प्रोटेक्ट करने लग जाती है फर्दर ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन हुआ था तभी तो ऑक्साइड की लेयर बनी थी इन मेटल्स के ऊपर। अब और ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि अब ये लेयर बन चुकी है।
अंडरस्टूड बच्चे, बहुत ही बढ़िया। आयरन जो होता है बच्चे ये हीटिंग से बर्न ही नहीं होता है, बट आयरन के जो टुकड़े होते हैं, छोटी छोटी आयरन फ्लिंग्स, वो विग्रसली बर्न हो जाती है और स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, और ऑब्वियसली स्प्रिंकल फैल भी जाती है वहां पर, विग्रसली बर्न हो जाते हैं जो आयरन के टुकड़े होते हैं बच्चे। लेकिन जो आयरन खुद है, सॉलिड मटेरियल, पूरा पोर्शन है आयरन का, वो बर्न नहीं होता है। कॉपर भी बर्न नहीं होता है बच्चे, लेकिन कॉपर अगर, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, अगर कॉपर की बर्निंग होती है बच्चे, कॉपर के अंदर रिएक्शन होती है, तो ऑब्वियसली कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो कि ब्लैक कलर का होता है। इस बात में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ में आती है बच्चे, बहुत ही बढ़िया। आगे समझा सकता हूं, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं बच्चे ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पर भी, क्योंकि ये तो सबसे कम रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आ रहे थे, ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं। बोलो बात समझ में आती है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, अदरवाइज अपन आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर बच्चे? एक बच्चा टाइप कर रहा है लेग बहुत हो रहा है। नहीं भाई, मेरे फोन में तो लेग नहीं हो रहा है, ओबीएस कनेक्टेड भी है सक्सेसफुली। थोड़ा सा एक बार आप एरोप्लेन मोड करके वापस ठीक करो, आई थिंक आपके एंड से कोई एरर होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं बच्चे, जहां पर एनोडाइजिंग का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एनोडाइजिंग होती क्या है। एनोड जो होता है, बैटरी जानते हो बच्चे, बैटरी क्या होती है? बैटरी, बैटरी नाम सुना है बैटरी? इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं बच्चे एनोड, नेगेटिव वाले को बोलते हैं बच्चे कैथोड। अगर किसी मेटल का आप एनोड बना रहे हो, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एनोडाइजिंग बोलेंगे। तो एनोडाइजिंग क्या होती है? एनोड की फॉर्म में यूज करना किसी मेटल को, और वो कौन सा मेटल होता है बच्चे? यहाँ पर एल्यूमिनियम की डिटेल यहाँ पर दी गई है बच्चे। क्या दिया गया है? एल्यूमिनियम दिया गया है। एक सेटअप के थ्रू आपको पूरी रिएक्शन समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक सेटअप के थ्रू एक डायग्राम यहाँ पर बना देता हूं बच्चे, कुछ ऐसा। इसके अंदर अपन बैटरी का सेटअप डालने वाले हैं। ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल बना है आपका एल्यूमिनियम का। सॉल्यूशन किसका लेना है, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा पूरे टॉपिक में कि किसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिया गया है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहाँ पर H2SO4 एसिड का सॉल्यूशन लिया जाता है। किसका सॉल्यूशन लिया जाता है बच्चे? H2SO4 एसिड का। अब क्या किया जाता है, इस एसिड में ब्रेक डाउन होगा बच्चे। क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी बच्चे। क्या प्रोड्यूस होगी? O2 गैस प्रोड्यूस होगी, और ये O2 गैस नेगेटिव आयन रखने के कारण ये चली जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के ऊपर। कहाँ चली जाएगी? एनोड के ऊपर। और एनोड पर एल्यूमिनियम पहले से प्रेजेंट था, तो ये एल्यूमिनियम अब O2 से रिएक्ट करेगा, जिससे Al2O3 बनेगा, और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर इस पूरे एनोड के ऊपर बन जाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। किसी मेटल को एनोड की तरह यूज करके उस पे पूरी की पूरी क्या बना लेना बच्चे? पूरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जो भी मेटल है उसके ऑक्साइड की एक पूरी लेयर बना लेना क्या हो जाता है? उसकी एक पूरी लेयर ही बना लेना क्या हो जाता है बच्चे? एनोडाइजिंग हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? बहुत ही बढ़िया से, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, कोई भी दिक्कत आपकी तरफ से नहीं है। क्लियर? एक बार यस टाइप कर दो अगर सब कुछ क्लियर है तो, एक बार यस टाइप कर दो सब कुछ क्लियर है तो, एक बार यस टाइप कर दो सब क्लियर है तो। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ जाता हूं। अब एनोडाइजिंग का टॉपिक पढ़ा कर पहले पढ़ा भी देता हूं एक एक लाइन एनसीईआरटी की। एनोडाइजिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक मोटी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है बच्चे। एल्यूमिनियम डेवलप होता है एक थिन ऑक्साइड लेयर में जब एक्सपोज होता है एयर के साथ। यहाँ पर थिक लिखा है, यहाँ पर थिन लिखा है।
शुरुआत में थिन ही होती है लेयर, धीरे धीरे टाइम के साथ मोटी होती जाती है बच्चे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो कोट होता है बच्चे, ये फर्दर कोरोजन से रोक देता है अंदर वाले एल्यूमिनियम को, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोट बन चुका है, लेयर बन चुकी है। ये रेजिस्ट करता है, इंप्रूव्ड फर्दर मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर, ऑक्साइड लेयर को और ज्यादा थिक नहीं होने देता है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लियर एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड इज एनोड, वो एनोड की तरह यूज किया जा रहा है, एक साफ किया हुआ एल्यूमिनियम का आर्टिकल। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ ये प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी एनोड के ऊपर। ये ऑक्सीजन गैस कहां पे चली गई? एनोड के ऊपर चली गई, जिसने रिएक्ट किया एल्यूमिनियम के साथ, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, जिससे कि एक मोटी सी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन गई है। दीज ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव ए एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। ये चमकाने के लिए एल्यूमिनियम के जो आर्टिकल होते हैं उन्हें एक स्पेशल चमक देने के लिए ये यूज की जा सकती है बच्चे, एक स्पेशल चमक इनसे दिया जा सकता है। बोलो बात समझ में आती है बच्चे? बहुत ही बढ़िया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया टॉपिक एनोडाइजिंग का। एनोडाइजिंग क्लियर है बच्चे? ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं अपन आगे के टॉपिक की ओर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रस दैट इज नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। सोडियम की जितना रिएक्टिव तो है नहीं भाई मैग्नीशियम, सोडियम ज्यादा होता है मैग्नीशियम से, इसलिए इतनी ज्यादा विग्रस रिएक्शन नहीं करेगा मैग्नीशियम जितनी सोडियम करता है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, इनकी रिएक्टिविटी अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे बर्निंग प्रोसेस के थ्रू। तो इनकी रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे, आगे सीखते हैं बच्चे। वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं, फिर इनकी रिएक्टिविटी की सीरीज आपको सिखाता हूं। एयर के साथ रिएक्शन हमने पढ़ी, जितनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल थी उतनी विग्रस रिएक्शन कर रही थी, उतनी ज्यादा आग को पकड़ रही थी। अब पढ़ते हैं बच्चे वाटर के साथ रिएक्शन, देखो ध्यान से। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगर ये मेटल का ऑक्साइड सोल्यूबल है वाटर में तो ये डिसॉल्व हो जाता है और मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे मेटल वाटर में डिसॉल्व हुआ, मेटल का ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन बनी। मेटल का ऑक्साइड अगर फिर से वाटर में डिसॉल्व हुआ तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम दिया गया है और वाटर के साथ सीधा इनका हाइड्रोक्साइड दिया गया है। इसका मतलब इनका ऑक्साइड बना होगा जो कि वाटर में सोल्यूबल भी होगा। और यहाँ पर हीट लिखी है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी शो करेंगे और ये हाइड्रोजन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन उस एनर्जी से जल जाएगी और इस एक्सपेरिमेंट में आग भी लग सकती है। ये जो रिएक्शन है कैल्शियम की वाटर के साथ, ये थोड़ी लेस विग्रस होती है क्योंकि कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्टिव होता है बच्चे। एनर्जी यहाँ पर भी बनती है बट कम एनर्जी बनती है, कम एनर्जी, यहाँ पे लिख लो लेस एनर्जी, बट एनर्जी यहाँ पर बनेगी। जो कैल्शियम होता है बच्चे, इसमें इतनी एनर्जी नहीं बनती कि हाइड्रोजन को जला दे और आग ही लग जाए। बट ये जो हाइड्रोजन बनी है ये जलती नहीं है क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन कैल्शियम के साथ चिपक जाती है और कैल्शियम को तैरने में हेल्प करती है। किसी भी चीज के साथ गैस चिपक जाएगी तो वो चीज तैरने लग जाएगी। ये बात अंडरस्टूड है बच्चे? बोलो बात समझ में आती है? बहुत ही ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया। अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनको पानी में डालोगे तो ये अपना ऑक्साइड बनाएगी, फिर ऑक्साइड घुलेगा, फिर हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी और पहले जब मेटल ऑक्साइड बना तो हाइड्रोजन भी बनी थी, वो हाइड्रोजन उस एनर्जी से जल जाएगी और आग लग जाएगी। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी है जो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं करती, जैसे कैल्शियम है, आयरन है ना, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, वो जलेगी नहीं, एनर्जी नहीं है इतनी। हाइड्रोजन गैस उन मेटल के साथ चिपक जाएगी, इसलिए मेटल तैरने लग जाएगा, कैल्शियम मेटल फ्लोट करेगी। मैग्नीशियम भी रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये बना देता है और हाइड्रोजन गैस भी बना देता है। ये स्टार्ट कर जाता है फ्लोटिंग, जैसा कि अभी बताया, बबल्स के थ्रू, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पर बबल्स बन रहे हैं जो इसकी सरफेस पे अटैच हो रहे हैं। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो हॉट वाटर से आराम से रिएक्ट करेगी, वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करेगी
और जो मीडियम लेवल की रिएक्टिव मेटल्स है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगी, जैसे कि मैग्नीशियम नहीं कर रहा, इसे हॉट वाटर देना पड़ेगा, गर्म करके वाटर, तब ये रिएक्ट करेगा। अंडरस्टूड। मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये रिएक्ट नहीं करते हैं ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के पानी से। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये दोनों पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ठंडे से ना गर्म से। इनके लिए स्टीम लेकर आनी पड़ेगी, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। H2O गैस लिखा है इनकी रिएक्शन में, क्योंकि स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों अपने अपने ऑक्साइड बना रहे हैं। ऑक्साइड बना रहे हैं यानी कि ये ऑक्साइड पानी में नहीं घुलेगा और हाइड्रोक्साइड भी नहीं बनाएगा। बात समझ आई बच्चे? बहुत ही बढ़िया से। कुछ मेटल जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन नहीं करेंगे वाटर के साथ। उम्मीद करता हूं एक एक लाइन एनसीईआरटी की बढ़िया से समझ आ गई। अब पढ़ लेते हैं बच्चे रिएक्शन मेटल की एसिड के साथ। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट हाइड्रोजन देता है। सेकंड चैप्टर में भी ये रिएक्शन पढ़ी है आप लोगों ने। हाइड्रोजन गैस जो होती है ना बच्चे, ये सभी मेटल के साथ इवॉल्व नहीं होती है, ये स्पेसिफिक होती है। कैसे? ध्यान से। अगर नाइट्रिक एसिड है तब किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन बनेगी ही नहीं। इट इज बिकॉज क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है बच्चे HNO3, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसके साथ नाइट्रिक एसिड अपना ऑक्सीजन जोड़ के उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज कर देता है H2 को, जिससे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इटसेल्फ क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है भाई एनी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, जैसे N2O, NO या फिर NO2। कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है खुद अपनी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ के, और वो हाइड्रोजन वाटर में बदल गया। जो मैग्नीशियम होता है बच्चे Mg, और जो मैग्नीज होता है ये नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन देते हैं। ये एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखना है कि इसके साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे। बोलो बात समझ में आती है? ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको अभी अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाने वाला हूं, उसमें ये कवर हो जाएगा। एक्वा रेजिया क्या होता है बच्चे? जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल होती है, बहुत ही कम रिएक्टिव, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, अगर उन मेटल को भी डिसॉल्व करना है, उन मेटल की सफाई करनी है, उनसे बने गए आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट उनको साफ करना है, तो फिर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है उनको डिसॉल्व करने के लिए। उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वा रेजिया। ये बनता कैसे है? इसके अंदर बच्चे एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, एक होता है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। इनका रेशियो होता है 3:1। HCl ज्यादा होता है HNO3 के कंपैरिजन में, 3 गुना ज्यादा होता है बच्चे। ये कैसे होता है? इसे रॉयल वाटर लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है भाई। ये डिसॉल्व कर सकता है सभी मेटल्स को, जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, जिन्हें अकेला एसिड नहीं कर रहा था, उन्हें ये दोनों एसिड मिलकर डिसॉल्व कर सकते हैं। मेटल कौन कौन सी? जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि प्लेटिनम हो गया। इनकी सफाई करने में भी ये जो फ्यूमिंग लिक्विड है इसका यूज किया जाता है। बोलो बढ़िया से समझ आ गया टॉपिक? अब पढ़ाने वाला हूं बच्चे आपको रिएक्टिविटी सीरीज। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर डिटेल में पढ़ते हैं अपन। चलिए बच्चे, अब अपन स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को डिटेल में समझना। हालांकि चैप्टर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सीखा था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, इस ट्रिक के साथ रिएक्टिविटी सीरीज को पूरा याद किया था। वो ट्रिक अगेन पढ़ा रहा हूं बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा या नहीं लिखा वो भी लिख लीजिएगा बच्चे। ये रही आपकी ट्रिक। सबसे पहले लिख रहा हूं काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इस ट्रिक के साथ पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद रखते हैं बच्चे। जो ऊपर आते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव है, जो नीचे आते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव, जो बीच में आते हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव। ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, इसी को रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। कि भाई जो मेटल का रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसी को क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, जो कि आपको अच्छे से याद करवा रखी है हमने पहले से। अब ध्यान से देखो, जैसे मेटल ए है कोई,
सॉल्यूशन है मेटल बी का, इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई और मेटल बी का सॉल्यूशन बन गया, सॉरी मेटल ए का सॉल्यूशन बन गया क्योंकि बी का तो पहले था, और मेटल बी अलग हो गई। इस रिएक्शन से ये देखने को मिलता है कि मेटल ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है मेटल बी से। जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उस मेटल का सोल्ट बन जाएगा। बात समझ आई? अगर पहले से ज्यादा रिएक्टिव मेटल का सोल्ट बना हुआ है तो रिएक्शन नहीं होगी। कम रिएक्टिव मेटल का सोल्ट बना है, उसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल डाल दी तो ज्यादा रिएक्टिव अपना सोल्ट बना लेगी, कम रिएक्टिव को वहां से डिस्प्लेस कर देगी। लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया जाता है मोर रिएक्टिव मेटल के द्वारा। बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है बच्चे, जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैं साथ साथ डिस्कस करते चल रहा हूं। सबसे पहले सोडियम को केरोसिन में इमर्ज्ड करके क्यों रखा जाता है, अभी समझाया था पूरा टॉपिक आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आग में एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके आग लग सकती है, हवा में एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके आग लग सकती है इसमें, इसीलिए इसको इमर्ज करके रखा जाता है। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ, अभी आयरन की स्टीम के साथ, कैल्शियम की वाटर के साथ और पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन देखी थी, वो रिएक्शन इसमें आप वापस लिख सकते हो क्वेश्चन में। आगे एक बहुत अच्छा सवाल दिया है कि इस पूरी फ्लो चार्ट को पढ़ो और बताओ कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। हमें यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ABCD को फिल करना है बच्चे, ध्यान से देखो। आयरन के साथ रिएक्शन कर रहा है बी, यानी कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है बी। रिएक्टिविटी सीरीज यहां पर लिखें क्या वापस से? चलो लिख लेते हैं एक बार, समय तो खूब है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है समय की। चलो लिख के दिखाता हूं आपको। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। यहां पर मैं डिस्कस करता हूं कि अगर आयरन को बी ने डिस्प्लेस किया है तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा बी, यहां पर कहीं आएगा आयरन से आगे आएगा बी। अगर कॉपर को डिस्प्लेस किया है ए ने तो कॉपर से आगे आएगा बच्चे कहीं ना कहीं ए। अगर सिल्वर को डिस्प्लेस किया है सी ने तो सिल्वर से आगे कहीं ना कहीं यहां आएगा सी। बोलो बात समझ आई? और डी ने किसी को भी रिप्लेस नहीं किया है तो सिल्वर से भी नीचे क्या आएगा बच्चे? डी आएगा। अगर मुझे ऑर्डर लिखना पड़े ABCD की रिएक्टिविटी का, जो कि हमें लिखना है थर्ड के अंदर, तो मैं लिखूंगा BACD। सबसे पहले B, फिर C, फिर A और फिर D बच्चे। क्या लिखूंगा? BACD लिखूंगा ऑर्डर। सेकंड में पूछा है कि अगर B को ऐड कर दिया जाता है कॉपर के सॉल्यूशन में तो क्या होगा? ये रहा B, ये रहा कॉपर, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। B को ऐड किया गया कॉपर में तो क्या होगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इनको भी सॉल्व कर लो। ए को ऐड किया जिंक के अंदर, ये रहा ए, ये रहा जिंक। जिंक ऊपर है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहां पे लिख दो नो रिएक्शन। सिल्वर को देखो आप ए और बी के साथ, ए और बी ये रहे, सिल्वर ये रहा, दोनों ही ऊपर है ए और बी, तो दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। इस टेबल को भी कंप्लीट कर लो और इन सब के आंसर भी आप लिख लो अच्छे से। इसके बाद चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी गैस रिलीज होती है अगर HCl को आप मेटल के साथ ऐड कर देते हो। तो HCl एक एसिड है बच्चे, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो उस गैस का नाम क्या है? H2 हाइड्रोजन गैस है। केमिकल रिएक्शन लिख दो आयरन की डाइल्यूट H2SO4 के साथ। मैं लिख देता हूं आपके सामने Fe प्लस H2SO4 क्या बना लेगा? FeSO4 बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती है? पिंक कलर बढ़िया से दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल बढ़िया से दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट ये रहा आपका, इसके अंदर जिंक को अगर आप ऐड कर देते हो तो आयरन ये रहा, जिंक ये रहा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और आप इक्वेशन भी आराम से लिख सकते हो। बोलो आयरन सल्फेट को जिंक से डिस्प्लेस कर दोगे आराम से? मैं लिख के दिखा देता हूं। ये रहा आयरन सल्फेट, इसमें जिंक डाला, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ऊपर आता है तो जिंक सल्फेट बन गया, आयरन बेचारा अलग हो गया। ये रिएक्शन लिख सकते हो आप फिफ्थ के आंसर में। क्लियर है बच्चे? पांचों एनसीईआरटी पर्सन बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। आगे
आगे बढ़ जाता हूं अगली स्लाइड के ऊपर। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करती है क्या? क्या मेटल और नॉन मेटल आपस में भी रिएक्ट करती है? बिल्कुल करती है बच्चे। कैसे समझाता हूं मैं आपको। जैसे मेटल क्या होती है, एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन सोडियम। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? अगर इसके शेल्स के अंदर KLM में इलेक्ट्रॉन लिखूं तो 281 का अरेंजमेंट आता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। नॉन मेटल का टिपिकल एग्जांपल लेता हूं क्लोरीन, इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 287, क्योंकि ये 17 नंबर पे आता है। आउटर मोस्ट शेल को बहुत ध्यान से देखो बच्चे, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से डिस्प्लेस होकर इसमें चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके बन जाता है। इसका बन गया 28 और इसका बन जाता है 288। बोलो बात समझ आई? इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए ये कन्वर्ट हो गया Na+ में। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये कन्वर्ट हो गया Cl- में। इतना होने के बाद प्लस और माइनस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन लगने लगता है और ये NaCl की फॉर्म में आ जाता है। Na और Cl, एक पे माइनस एक पे प्लस, दोनों अट्रैक्ट होके एज ए कंपाउंड प्रेजेंट हो गए हैं। ऐसा कंपाउंड जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल होते हैं उन्हें बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, या फिर इन्हीं को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन से बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। उन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होता है बच्चे। बोलो बात समझ आती है? बढ़िया से बेसिक सा टॉपिक है ये। मेटल नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा नॉन मेटल को, नॉन मेटल ले लेगा, नेगेटिव हो जाएगा, मेटल ने दिया पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा और ये जुड़कर आयनिक कंपाउंड बना देंगे। अब देखो आपके सामने एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दे दिया एनसीईआरटी ने कि जो हीलियम नियॉन ऑर्गन है इनके आउटर शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट या फिर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये रिएक्ट करती नहीं है, ये नोबल गैसेस होती है। अंडरस्टूड? उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके अंदर आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से 1 2 1 2 और इसमें 3, 4 से कम है सभी में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन ना तो जाता है ना ही आता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाता है। बात समझ आई? क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, जितने कम है वो बाहर भेज दिए जाते हैं आउटर मोस्ट के सारे इलेक्ट्रॉन। यहां से 1 है तो यहां पर 1 ही पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे 2 है तो दोनों जाते हैं 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 है तो तीनों जाते हैं 3 पॉजिटिव, यहाँ पर 1 है तो 1 जाता है 1 पॉजिटिव, 2 है तो 2 जाते हैं 2 पॉजिटिव, इसलिए ये चार्ज भी यहाँ पर बन जाता है बच्चे। बोलो बात समझ में आई? अब नॉन मेटल्स की बात करो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इन्हें मेटल बोलेंगे। पहले ही लेक्चर शुरू होते ही बोला था ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, लूज करते हैं, ये देखो बाहर निकाल रहे हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? मेटल्स। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे बाहर से, इसके अंदर लास्ट में कितने हैं? 5, तो 3 कम पड़ रहे हैं 8 में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इस पे -3। यहाँ पे 6 से 2 कम पड़ रहे हैं 8 में तो -2, यहाँ पे 7 है 1 कम पड़ रहा है तो -1, यहाँ पे 5 है तो -3, 6 है तो -2 और यहाँ पर 7 है तो -1। चार्जेस भी आ गया, इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं इतना बेसिक सबको आता है, बहुत ही बढ़िया से आता है, आराम से इस टॉपिक को कवर आप कर सकते हो। अब जो NaCl कंपाउंड है जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे है अभी अभी मैंने लिखकर समझाया था, एक बार फिर से देखो। सोडियम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 के साथ, इसका कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गया क्योंकि 1 वाला बाहर निकल गया ये इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर निकलते यहाँ पे प्लस का चार्ज आ गया, इस पर माइनस का चार्ज बाहर चला गया। जो क्लोरीन होता है वो 287 पे होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और इसका कॉन्फ़िगरेशन 288 बन गया। जो 8 एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है वो अपना नेगेटिव भी लेकर आ गया। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, अब इनमें पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन से आयनिक कंपाउंड बन जाएगा NaCl। बोलो बात समझ आती है? ये पूरा प्रोसेस अभी जो मैंने बोला, यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर आया, ये पूरा लाइनों में लिखा गया है, ये रहा आपके सामने। बात समझ आती है? इस पूरे टॉपिक की लाइनें ये रही बच्चे। सोडियम एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, जिसे लूज करता है वो M शेल से लूज कर देता है, जिससे L शेल के अंदर कंप्लीट ऑक्टेट इसका हो जाता है, जो कि एक स्टेबल ऑक्टेट होता है बच्चे,
जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 11 प्रोटॉन ही प्रेजेंट है, बट एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गए, 10 ही रह गए क्योंकि एक चला गया। सो एक नेट पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर रह गया है सोडियम का, इसलिए वो Na पॉजिटिव कहा जा रहा है। नेट पॉजिटिव रहने के कारण, नेट पॉजिटिव रहने के कारण उसे Na प्लस कह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो क्लोरीन होता है बच्चे, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जिसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। जिसके बाद क्या होता है, आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो होता है वो एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड कर लेता है अपने ऊपर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 पहले से थे, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया है। ठीक है, ये क्लोरीन को नेगेटिव आयन में बदल देता है। सो बोथ एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने चार्ज ले लेते हैं, रिलेशनशिप को बिल्ड कर लेते हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, दोनों में एक रिलेशन बिल्ड हो गया कि मैंने दिया तूने लिया, अब तू हमको छोड़ के नहीं जाएगा रे बाबा, हमारे ऊपर पॉजिटिव, हमारे तुम्हारे ऊपर नेगेटिव, अपन अट्रैक्ट होंगे रे बाबा, कुछ ऐसे। बात समझ आई? बहुत ही बढ़िया। अगला, सोडियम और जो क्लोराइड होते हैं बच्चे, ये ऑपोजिटली चार्ज हो गए हैं, एक पॉजिटिव हो गया सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव हो गया बच्चे। अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा, जिससे ये NaCl एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो NaCl होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई बॉन्ड नहीं बनता है, इनके बीच में बस एक फोर्स लगता है और ये एग्रीगेट कर जाते हैं ऑपोजिट चार्ज होने के कारण। एग्रीगेट करना मतलब एक साथ रहने लग जाते हैं। बोलो बात समझ में आती है? एक एक लाइन बढ़िया से समझ में आ गई। अब MgCl2 का भी फॉर्मेशन देख ही लो, जब इतना समझ ही लिया है तो। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं बच्चे, MgCl2 एक मैग्नीशियम होगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन 282 है, 12 नंबर पे आता है 282। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाएंगे, जिससे 28 बचेगा, इसलिए 2 पॉजिटिव इस पे आ जाएगा। एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्लोरीन पे एक नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन चाहिए तो 2 क्लोरीन ले लो, 2 क्लोरीन नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। यही 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास गए हैं। मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया। इसके बाद मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इस क्लोरीन पे माइनस और दूसरे वाले क्लोरीन पे माइनस। यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 2 लगा दिया कि भाई 2 क्लोरीन है, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा और ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग गए हैं। उम्मीद करता हूं आसानी से चीजें समझ आ रही है। कर सकता हूं बच्चे? बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले टॉपिक के ऊपर अपने चैप्टर में, जो कि ये लिखता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके मेटल से नॉन मेटल जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम क्या है? आयनिक कंपाउंड। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बच्चे, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चे, अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई टॉपिक पे, और अगला टॉपिक आ जाता है आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब आयनिक कंपाउंड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बेसिक चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी, बेसिक में ही पढ़ी थी, उन्हीं से रिलेटेड और कुछ ऐसी बातें भी जो वहां पर नहीं पढ़ी अब अपन पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी हीटिंग हो रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करने दो मुझे, बस जस्ट 16 पे कर दो, थोड़ी देर के लिए चिल्ड हो जाएगा मामला। ठीक है, अब देखो अपन बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, आयनिक कंपाउंड में क्या क्या गुण होते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। फिजिकल नेचर कैसा होता है बच्चे इस कंपाउंड का? फिजिकल नेचर बच्चे ये सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है, इसलिए ये सॉलिड में मिलते हैं। बट जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये ब्रिटल नेचर के भी होते हैं। थोड़ा सा अगर इन्हें मोड़ो, तोड़ने का प्रयास करो तो ये आसानी से टूट भी जाते हैं, इनका पाउडर इजीली बन जाता है। ये ब्रिटल नेचर के भी होते हैं, पीसेस में ब्रोक कर लिए जाते हैं, पीसेस में तोड़ लिए जाते हैं। अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनके अंदर हाई अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में कंसिडरेबल फोर्स होता है
अट्रैक्शन का, जिसको तोड़ने के लिए कंसिडरेबल अमाउंट देनी पड़ती है एनर्जी की। अंडरस्टूड, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद सोल्यूबिलिटी, आपने सुना होगा लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो आयनिक कंपाउंड है उन्हें आयनिक सॉल्वेंट ही अपने अंदर डिजोल्व करेगा। आयनिक सॉल्वेंट जिसके अंदर आयंस होते हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा ये आराम से। जो नॉन आयनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, है ना, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इनके अंदर ये डिजोल्व नहीं होते हैं। जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर बच्चे, इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, केरोसिन में, पेट्रोल में, बेंजीन में। जो आयनिक वाला है जैसे वाटर, उसमें डिजोल्व है। जो नॉन आयनिक वाला है जैसे पेट्रोल, केरोसिन, इसमें डिजोल्व नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, जैसा कि पहले ही पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड और जो मेटल्स होती है वो कंडक्टर होती है भाई। यहां पर अब ध्यान से समझना आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड बच्चे कंडक्टर तो होता है, कंडक्टर होता है किस स्टेट में, सॉलिड, मोल्टन, लिक्विड और गैस, ये 4 स्टेट में आपको आयनिक कंपाउंड दिख सकता है। जो लिक्विड स्टेट है और मोल्टन स्टेट है, यहां पर ये क्या मिलता है, कंडक्टर की तरह मिलता है, कंडक्टर की तरह। सॉलिड स्टेट के अंदर ये मिलेगा आपको इंसुलेटर की तरह। कैसा मिलेगा बच्चे, इंसुलेटर की तरह मिलेगा। और गैस का कोई आइडिया आपको नहीं लगाना है, ना ही सोचना है। ध्यान से देखो, यही पूरी लाइनें यहां पर डिटेल में लिखी गई है रीजन के साथ। सॉलिड के अंदर इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि इंसुलेटर का मतलब होता है चार्ज यहां से वहां नहीं जा रहा है। लाइट तभी नहीं जाएगी जब चार्ज नहीं जाएगा। चार्ज का मतलब आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मूव नहीं कर पा रहे सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के मजबूत है एटम्स, उनके बीच में से निकलकर आयंस नहीं जा सकते। और जो लिक्विड और मोल्टन है, यहां पर थोड़ी बहुत स्पेस आ चुकी है, थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटर एटॉमिक स्पेस है, उसके बीच में से जा सकते हैं आयंस, इसलिए यहां पर कंडक्टिविटी आ गई है। बोलो बात समझ आ गई बढ़िया से। ये पूरा पढ़ दिया मैंने टॉपिक शॉर्ट में, ठीक है। अब देखो अगले एनसीईआरटी क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है सोडियम का और किसका, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हें डॉट की फॉर्म में दिखा दो। सोडियम के इनर शेल में सबसे पहला जो शेल होता है, यहाँ पर कुछ अच्छे डायग्राम बनाते हैं क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, इसका यूज किया जाना चाहिए भाई। आज ही मौका मिला है तो इसका यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया से यूज कर रहे हैं अपन, आपके सामने आप देख सकते हो। और इसको कॉपी भी कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये लो, ये लो, और इसको एक बार फिर कॉपी कर लेंगे एकदम लाइन में, ये लो, और इसको कॉपी करो और यहाँ भी ले लो, ये लो, ठीक है। कौन कौन बनाने हैं, ऑक्सीजन, सोडियम और मैग्नीशियम। तो एक लेयर अपन और क्रिएट करेंगे भी इसके ऊपर। अब ध्यान से सुनो बच्चे, ये तो है आपका Na सोडियम, ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमें शो करनी है, जैसा कि आपको पहले से पता है। बहुत ध्यान से देखो, आपके सामने शो कर रहा हूं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं 281 की पोजीशन में। सबसे अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 क्रॉस लगा दिए। उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 क्रॉस आपके सामने लगा रहा हूं। ध्यान से काउंट करो, 8 क्रॉस लगा दिए। उसके बाद वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो 1 क्रॉस लगा दिया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, क्योंकि ये 8 नंबर पे आता है बच्चे। सबसे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्रॉस लगा दिए। उसके बाहर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 6 क्रॉस हमने लगा दिए। इसके बाद मैग्नीशियम, ये 12 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो जाएगा। सबसे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन मार्क कर दिए कुछ ऐसे। उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन मार्क करने हैं कुछ इस प्रकार से, मैंने आपके सामने 8 भी मार्क कर दिए। उसके बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कुछ ऐसे मार्क कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है उसका आंसर है ये। बोलो दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? क्वेश्चन नंबर 1 के ए में ये तीनों पूछे हैं, तीनों आपके सामने बना दिए। क्वेश्चन नंबर ए का 2 पूछ रहा है कि इन दोनों का फॉर्मेशन शो करो।
जैसे अभी अभी मैंने आपको NaCl और MgCl2 समझाया था, उसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए। कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, तो मैं आयंस तो लिख ही देता हूं भाई आपके सामने कि Na2O में कौन सा है और MgO में कौन सा है। बहुत ध्यान से देखना, दो कैटेगरी होती है भाई आयन की, एक होता है केटायन और एक होता है अनायन। एक इसमें भी होगा कटायन, इसमें भी होगा अनायन। इसमें कटायन कौन सा है, सोडियम। इसमें कटायन कौन सा है, मैग्नीशियम। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अनायन कौन सा है, ऑक्साइड। इसमें भी अनायन कौन सा है बच्चे, ऑक्साइड। तो उम्मीद करता हूं ये पहले का तीसरा, इसका भी उत्तर आपके सामने रिप्रेजेंट है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों होता है बच्चे, वाई, क्या कारण है मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होने का। तो यहां पर पढ़ा था हमने, ये कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं। कहां पर लिखा है हाईली मेल्टिंग पॉइंट में, यहां पे, बिकॉज एक यहां से लिखना दिस कंसिडरेबल अमाउंट लगता है एनर्जी का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करना होता है। ये इसके आंसर में आप लिख सकते हो। अंडरस्टूड है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए बच्चे, बहुत ही बढ़िया। अब हम बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पे बिना टाइम वेस्टिंग के। 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है अपना। द एलिमेंट और कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचर के अंदर अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं बच्चे, उन्हें मिनरल्स बोलते हैं। और ऐसे मिनरल जिनके अंदर हाई पर्टिकुलर अमाउंट में मेटल होता है, हाई अमाउंट में मेटल होता है, जो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो सकता है, इस मिनरल को बोलते हैं और बच्चे। धरती के अंदर मिलने वाला ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट जिनमें मेटल है वो मिनरल है, और मेटल बहुत ज्यादा है और बाहर भी निकाली जा सकती है, तो उसे ओर बोलते हैं बच्चे, ठीक है। और ओर के साथ मिलने वाली कुछ कंटेमिनेटेड लार्ज अमाउंट की जो इंप्योरिटीज होती है उन्हें बोलते हैं गैंग। उसके अंदर सोइल आ सकती है, सैंड आ सकती है बच्चे। तो यहां पर 3 डेफिनेशन है आपके सामने, मिनरल, ओर और गैंग। तीनों की डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मिनरल क्या होता है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिलने वाला मेटल वाला कंपाउंड या एलिमेंट है वो मिनरल है। अगर उस कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर ज्यादा मेटल है और निकाली भी जा सकती है तो उसे ओर बोलेंगे। उस ओर के साथ जो इंप्योरिटीज है मेटल के अलावा नॉन मेटेलिक पार्ट, उसे बोलेंगे गैंग। समझ में आ गया सब, बहुत ही बढ़िया। अगली स्लाइड पे आओ। अब इस ओर से कैसे अपन अलग अलग प्योर मेटल प्राप्त करेंगे उसे बहुत ध्यान से देखना। इस प्रोसेस को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर के अंदर से मेटल को निकालना कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है। 3 तरीके की मेटल होती है भाई, एक तो वो जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, एक वो जो बहुत कम रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव, एक वो जो मीडियम रिएक्टिविटी रखती है। जो बहुत कम रिएक्टिव है ये सल्फाइड ओर के रूप में मिलती है। इन्हें हीट करते हैं, इनकी रोस्टिंग करते हैं, जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाता है, फिर इसकी रिफाइनिंग कर देते हैं। जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। आगे पढ़ाऊंगा, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस सब पढ़ाऊंगा, वेट फॉर इट। इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं और प्योर मेटल प्राप्त कर लेते हैं। जो मीडियम रिएक्टिव होती है वो कार्बोनेट के रूप में भी मिल सकती है, सल्फाइड के रूप में भी मिल सकती है। कार्बोनेट बोले तो CO3, सल्फाइड बोले तो SO4, पता होगा इतना सबको। जो कार्बोनेट हो रहे हैं उनका कैल्सिनेशन करेंगे और जो सल्फाइड हो रहे हैं उनकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, कैल्सिनेशन के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती है। दोनों के अंदर हीटिंग की जाती है बच्चे, जिससे मेटल का ऑक्साइड मिलता है। इस ऑक्साइड में रिडक्शन कराते हैं कार्बन के थ्रू, कार्बन ऐड करते हैं, जिससे हमें प्योर मेटल प्राप्त होता है। तो ये प्योर मेटल को प्राप्त करने का एक फ्लो चार्ट है। इसी को आगे पैराग्राफ में डिटेल में दिया है एनसीईआरटी ने, जिसे अब अपन स्टडी करने वाले हैं। एक बार अच्छे से समराइज करो फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा बच्चे, अगला पैराग्राफ आपके सामने। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हमारी अर्थ की क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? फ्री स्टेट में। फ्री है इसका मतलब किसी से उन्होंने रिएक्शन ही नहीं किया। रिएक्शन क्यों नहीं किया होगा? वो लो रिएक्टिव मेटल्स होंगे बच्चे। एग्जांपल के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम,
ये मॉडरेट तरीके से रिएक्शन करते हैं और ये सल्फाइड ओर के रूप में मिलते हैं, ये सब यहाँ पर दिया गया है। और जो मिडल रिएक्टिविटी के होते हैं जैसे जिंक, आयरन, लेड एक्सेट्रा, ये सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, इन सभी के रूप में मिल सकते हैं। जो कि पहले वाले फ्लो चार्ट में देखा वही लाइनों में लिखा हुआ है। फ्री स्टेट वाली लाइन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बस ये ध्यान में रखना कि कुछ मेटल फ्री स्टेट में क्यों मिलते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, वो रिएक्शन करके अपना कंपाउंड नहीं बनाते हैं, इसीलिए फ्री स्टेट में मिलते हैं बच्चे। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो ऐसी मेटल के बारे में पढ़ाऊंगा जो लो रिएक्टिव है, रिएक्शन बहुत कम करती है। इन मेटल को केवल हीट करके, हीटिंग अलोन करके प्योर मेटल प्राप्त किया जा सकता है। और ये मिलती किस फॉर्म में है, सल्फाइड की फॉर्म में मिलती है, ये भी पढ़ लिया था इस फ्लो चार्ट के अंदर। लो रिएक्टिव वाली सल्फाइड की ओर में मिलेगी, तो जो लो रिएक्टिव वाली है वो सल्फाइड में मिलेगी, HgS, S का मतलब सल्फाइड बच्चे, बात समझ में आ गई। S का मतलब सल्फाइड है यहाँ पर, सॉरी एक करेक्शन करो यहाँ पर, सल्फाइड मैंने SO4 लिख दिया, सल्फाइड बोले तो S, SO4 सल्फेट होता है, ठीक है, सल्फाइड बोले तो S, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, स्लिप ऑफ टंग बेसिकली। ये सल्फाइड की फॉर्म में है, हीटिंग अलोन करना है, केवल गर्म करना है, कुछ नहीं करना है। इसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे मरकरी का ऑक्साइड मिल जाएगा। मरकरी के ऑक्साइड को फिर से गर्म करेंगे, जिससे प्योर मरकरी मिल जाएगा। ये मरकरी का एक्सट्रैक्शन समझा दिया गया है यहाँ पर। अब कॉपर का भी समझाया है, कॉपर भी लो रिएक्टिव में आ रहा है, ये भी सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, केवल गर्म करो कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा। अब कॉपर के ऑक्साइड को कॉपर के इस सल्फाइड के साथ गर्म करो, जिससे प्योर कॉपर भी मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलके आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। यहां पर भी तो सल्फर था तो सल्फर डाइऑक्साइड मिला था, यहां पर फिर से सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि आपने कॉपर सल्फाइड को साथ लिया है। यहाँ पे जिंक सल्फाइड को साथ नहीं लेना, यहाँ पर कॉपर सल्फाइड को साथ लेना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और जो मरकरिक ऑक्साइड है HgO, वो जानते ही हो आप, HgO मरकरिक ऑक्साइड, मरकरी का ऑक्साइड होता है। और ये फिर से रिएक्टिविटी सीरीज है, ज्यादा रिएक्टिव वाले का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, कम वाले फ्री स्टेट में मिलेंगे नेचर में, और बीच वालों का रिडक्शन करेंगे कार्बन के थ्रू। अभी पढ़ाऊंगा डिटेल में। अगली आती है बच्चे मिडल रिएक्टिविटी वाली, बीच में जो आती है, इसमें दो प्रोसेस करते हैं। अगर ये कार्बोनेट की फॉर्म में है तो करते हैं कैल्सिनेशन, अगर ये सल्फाइड की फॉर्म में है तो करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर एयर बच्चे प्रेजेंट होती है, कैल्सिनेशन में एयर बच्चे एब्सेंट होती है। प्रेजेंट का मतलब एक्सेस ऑफ एयर, एब्सेंट का मतलब लिमिटेड एयर, बात समझ में आती है। ये सारे वर्ड आपको यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे। एक्सेस एयर मिल रहा है बच्चे, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, रोस्टिंग बोल रहे हैं। उसके बाद में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर, ये वर्ड लिखा हुआ है और इसे कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन किसका करते हैं बच्चे, कार्बोनेट ओर्स का। रोस्टिंग किसकी करते हैं बच्चे, सल्फाइड ओर की। जो अभी अभी बताया वही लाइनों में लिखा हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। इन दोनों ही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस के बाद आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्साइड। इस मेटल के ऑक्साइड में अपन कार्बन ऐड करेंगे, इसको रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस करने के लिए सुटेनेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे कि कार्बन। अब ये कार्बन इस ऑक्साइड को अपने साथ जोड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और प्योर मेटल जिंक हमें बाहर मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आती है। ये जो कार्बन है इसकी जगह आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करवा सकते हो। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन ना डाल के आप रिएक्टिव मेटल भी डाल सकते हो, जो ऑक्सीजन लेके भाग जाएगी और प्योर मेटल पीछे बच जाएगा। बोलो बात समझ आती है। एक एक वर्ड क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको समझाऊंगा बच्चे थर्मिट रिएक्शन के बारे में कि क्या होती है थर्मिट रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, समझ लो। उससे पहले एक लाइन पढ़ के दिखा देता हूं। जो मैग्नीज का ऑक्साइड होता है बच्चे, डाइऑक्साइड, इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। ये मैग्नीशियम का डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करोगे तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम डालकर। तो मैग्नीज के ऑक्साइड में एल्यूमिनियम डाल के भी दिखा दिया एनसीईआरटी ने कि देखो प्योर मेटल मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी। ये एग्जांपल हो गया उसका, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्मिट रिएक्शन पे। क्या होती है बच्चे थर्मिट रिएक्शन, ध्यान से सुनना। अगर कोई रेल की पटरी टूट गई है तो उसे ठीक करने के लिए, या फिर कोई लोहे की मशीन टूट गई है उसे ठीक करने के लिए, उसकी दरारें भरने के लिए क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम मेटल,
इसको आयरन ऑक्साइड के साथ मिक्स करके वहां पर डाल देते हैं जहां पर हमें दरार को फिल करना है। उस दरार में ये दोनों चीजें डाल देते हैं, दोनों चीजों में होगी रिएक्शन, रिएक्शन के कारण आयरन बनेगा लिक्विड, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट निकलेगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ होती है तो ये ज्वाइन कर देता है रेलवे ट्रैक्ट को, क्रैक मशीन के पार्ट्स को ठीक कर देता है, इसी को थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। लिक्विड आयरन बनेगा, जो कि गला हुआ आयरन है, वो दरार में अपने आप चला जाएगा, लिक्विड है, वो लिक्विड बाद में सूख जाएगा, समय के साथ सॉलिड हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी दरार, वो मशीन ठीक हो जाएगी। बच्चे बात समझ में आती है। अब वो मेटल्स पढ़ाता हूं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा ऊपर रहती है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे सोडियम, इसके अंदर क्या आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है। बच्चे इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनका मोल्टन क्लोराइड लेते हैं। मोल्टन क्लोराइड बोले तो सोडियम अगर है तो NaCl, Mg अगर है तो MgCl2, एल्यूमिनियम अगर है तो एल्यूमिनियम Cl3, इनका मोल्टन सॉल्यूशन लेते हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब ये कौन सी बला है सर इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत ध्यान से समझो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को बच्चे। कुछ ऐसा सेटअप बनाते हैं, कैसा सेटअप, ऐसा सेटअप आगे बना हुआ भी होगा, ये रहा। इस सेटअप के अंदर बैटरी की दोनों रोड डाल देते हैं, इसे काट दो पहले तो, दोनों रोड डाल देते हैं। जो नेगेटिव रोड होती है बच्चे, नेगेटिव रोड, कौन सी रोड, नेगेटिव रोड, वो कैथोड होगी। जो पॉजिटिव रोड होगी बच्चे वो क्या होगी, एनोड होगी। ध्यान से सुनना, जो एनोड है ये इम्प्योर मेटल से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, इम्प्योर मेटल से। और जो कैथोड है ये बनाते हैं बच्चे पतली सी थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल से कैथोड बनता है। इसके अंदर मेटल भी है और इंप्योरिटीज भी है, इसके अंदर ओनली मेटल है। और सॉल्यूशन किसका है, मोल्टन स्टेट का। यहां पर एग्जांपल दिया है भाई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेकर, ठीक है। जब आप बैटरी को ऑन कर दोगे तो ये कॉपर सल्फेट अपने आयंस में टूटेगा, Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में अपने आयंस में टूटेगा। ये जो प्लस वाला आयन है ये इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बच्चे, ये माइनस ये प्लस, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होके यहां से जाकर चिपक जाएगा। ये आयंस यहाँ पे चिपक रहे हैं धीरे धीरे, और यहां पर जो कॉपर के मेटल है वो सॉल्यूशन में वापस रिलीज हो रहे हैं। जितना कॉपर सॉल्यूशन से यहाँ पे डिपॉजिट हुआ कैथोड पर, उतना ही कॉपर इस एनोड से वापस कहां गया, सॉल्यूशन में आ गया बच्चे, ठीक है। और यहां पर जो इंप्योरिटीज थी वो धीरे धीरे नीचे गिरती हुई इकट्ठी हो गई, जिन्हें एनोड मड कहते हैं इंप्योरिटीज को। ये एक टैंक लिया गया है, ये कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन है। एक्सक्यूज मी प्लीज, एसिड इसलिए डालते हैं ताकि रिएक्शन ज्यादा हो। एसिड की टेंडेंसी होती है आयंस में ब्रेक होने की, एसिड डालोगे तो ज्यादा रिएक्शन होगी, ज्यादा जल्दी आयंस प्रोड्यूस होंगे। ये सारा का सारा बता दिया है मैंने। यहां पर क्या होगा बच्चे, कैथोड पर और एनोड पर, वो भी आपको समझा दिया गया है बहुत ध्यान से। ये जो Na है बच्चे, Na इसको अगर मैं तोड़ के बताऊं तो क्या बनाएगा, ये Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। Na प्लस कहां जाएगा बच्चे, पॉजिटिव है तो ये कैथोड पे चला जाएगा, और Cl माइनस कहां चला जाएगा बच्चे, एनोड पे चला जाएगा। ये कैथोड पर जाकर Na आखिर क्या करेगा, कैथोड पर जाकर Na एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na वापस बन जाएगा भाई। जो Cl माइनस है ये एनोड पर जाकर क्या करेगा, एनोड पर जाकर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ये जिससे वापस नॉर्मल क्लोरीन गैस बन जाएगा। तो ये एनोड पे होने वाली, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब यहां पर जो बताया मैंने वो यहां पर लिखा है, ध्यान से देखना कि इस प्रोसेस के अंदर इम्प्योर मेटल का तो बनाते हैं अपन एनोड, और प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप पतली सी पत्ती होती है जिसका बनाते हैं कैथोड। ये जो सॉल्यूशन होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बच्चे। जब करंट अपन पास करते हैं इसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाती है, प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाती है कैथोड पे, और जो इम्प्योर मेटल है वो डिसॉल्व हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट लिखा है। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाती है ऑन द कैथोड। द सोल्यूबल इंप्योरिटीज जो होती है वो तो सोल्यूबल हो गई, और जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज होती है वो एनोड के नीचे डिपॉजिट हो गई, जिन्हें एनोड मड अपन बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर है ना, पूरा डिटेल में समझे, या फिर लाइनों को अंडरलाइन किया है तो सब समझ में आ गया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, गैंग क्या होता है, सारी डेफिनेशन बताई थी अभी अभी, आप बता दोगे। ऐसी मेटल का नाम बताओ जो फ्री स्टेट में मिलती है भाई। गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, प्लेटिनम मिलता है, ठीक है, अभी भी बताया था। ऐसी केमिकल प्रोसेस जिससे मेटल मिलता है बच्चे, उसके ऑक्साइड से, मेटल का ऑक्साइड, जैसे मैं लिखूं आपके सामने, ये रहा CuO, Cu2O, ये मेटल का ऑक्साइड है। इससे प्योर मेटल कॉपर मिलनी चाहिए। कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चे, आप यहां पर कार्बन मेथड यूज कर सकते हो, जो कि क्या था, रिड्यूसिंग मेथड था बच्चे। कौन सा मेथड था, रिड्यूसिंग मेथड था, बोलो था। आप यहां पर पहला मेथड है ये, आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट, आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज कर सकते हो बच्चे। रिड्यूसिंग मेथड लगा सकते हो, आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लगा सकते हो। दो मेथड हमने पढ़े एनसीईआरटी में। आगे बढ़ जाऊं, सारों के आंसर बता दिए आपको, बढ़िया। अब टॉपिक आता है कोरोजन का, जो कि हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके थे। मेटल को जब ह्यूमिडिटी एयर के अंदर रखा जाता है तो उसका कोरोजन हो जाता है बच्चे। बोलो, बात समझ में आई, कोरोजन हो जाता है। जैसे सिल्वर के जो आर्टिकल होते हैं बच्चे, ये काले पड़ जाते हैं जब इन्हें लंबे टाइम तक हवा के संपर्क में रखा जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं सल्फर के साथ जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है, और सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग बना लेते हैं जो कि ब्लैक कलर का होता है। जो कॉपर होता है बच्चे, अगर इसे कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में रख दिया जाता है, ये स्लोली अपनी शाइनिंग को लूज कर देता है और एक ग्रीन कलर का कोट अटैच कर लेता है। तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर हो रहा है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर हो रहा है, कोरोजन के कारण। जो आयरन होता है बच्चे, अगर ये हवा में मॉइस्चर में एक्सपोज रहता है तो ये एक आयरन ऑक्साइड की ब्राउन कलर की कोटिंग ले लेता है, जिसे रस्ट कहते हैं बच्चे। रस्ट नाम सबने सुन रखा है भाई, आयरन के ऊपर लगता है कोरोजन प्रोसेस के अंदर, और इसका कलर ब्राउनिश होता है। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर आएगा, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर आएगा। ये सब आपको पता कर लेना है। अब कैसे बच सकते हैं कोरोजन से, उसके ऊपर पेंट कर दो, उसके ऊपर ऑयल लगा दो, उसके ऊपर ग्रीस लगा दो, उसके ऊपर जिंक की लेयर लगा दो, उसे गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे जिंक लगाने को। उसके ऊपर क्रोमियम मेटल लगा दो, जिसे क्रोम प्लेटिंग बोलेंगे। उसे एनोड की तरह यूज करके ऊपर मेटल ऑक्साइड की लेयर बना दो, इसे एनोडाइजिंग बोलेंगे। उसके अंदर कोई दूसरी मेटल मिला दो जिससे अलॉय बन जाए, और अलॉय का कोरोजन नहीं होता है। तो ये 7 तरीके बताए हैं एनसीईआरटी ने कोरोजन से प्रिवेंशन करने के। गैल्वेनाइजेशन क्या है बच्चे, जिंक की लेयर लगा देना। बोलो, बात समझ में आती है, एक थिन जिंक की लेयर लगा देना ही क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है। अगर ये जिंक की कोटिंग टूट भी जाती है, क्या तब भी कोरोजन से प्रिवेंशन होता है? बिल्कुल। जिंक की कोटिंग टूट गई, लेकिन जिंक का ऑक्साइड बना था, उसकी कोटिंग फिर भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। आगे देखो, अलॉय क्या होता है बच्चे, आप सबको पता है, जो प्योर मेटल होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है बच्चे। अगर लोहा भी प्योर है तो उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसलिए लोहे को सॉलिड बनाने के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में कार्बन डालते हैं। अबाउट 0.05% क्या डालते हैं, कार्बन डालते हैं, उसे रिजिड बनाने के लिए। हर मेटल को हार्ड बनाने के लिए यह प्रोसेस किया जाता है। उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज डालते हैं भाई, और इंप्योरिटीज डालने के बाद वो अलॉय भी बन जाती है। अलॉय की डेफिनेशन अगर आप मुझसे पूछो, एक अलॉय जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है बच्चे, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का। ये डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करके रखनी है बहुत ही ध्यान से। और जो अलॉय होते हैं, इसकी कंडक्टिविटी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉफ्ट मेटल से कम हो जाता है। सॉफ्ट मेटल ज्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होती, बट अलॉय जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, कंडक्टिविटी भी कम रखते हैं बच्चे। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत है। अगर मरकरी प्रेजेंट है किसी मेटल के साथ तो उस अलॉय को अमलगम बोलते हैं। जैसे मैं कहूं सोडियम अमलगम, तो इसमें सोडियम और मरकरी होगा। एल्यूमिनियम अमलगम, तो इसे एल्यूमिनियम और मरकरी होगा। मैग्नीशियम अमलगम, तो मैग्नीशियम और मरकरी होगा उसमें। उसके अलावा ब्रास होता है बच्चे। ब्रास किस किस का बनता है, कॉपर और जिंक का बनता है ब्रास बच्चे। उसके अलावा ब्रोंजे होता है जो बनता है कॉपर और टीन का। उसके अलावा सोल्डर होता है जो बनता है लेड और टीन का। ये 3 एग्जाम्पल मैंने बोले, ब्रास बोला, ब्रोंजे बोला, सोल्डर बोला। किसके बनते हैं वो बताया। जो सोल्डर होता है बच्चे, वो जो वेल्डिंग का वायर नहीं होता, वेल्डिंग करने वाला वायर, उसके अंदर सोल्डर होता है। ये तीनों ही अलॉय की एग्जाम्पल है, जो कि बहुत अच्छे से लिखकर आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद कुछ टॉपिक और आता है गोल्ड का। देखो बच्चे, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है प्योर गोल्ड।
बिल्कुल प्योर गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है 22 एटम तो यहां पर गोल्ड के हैं, 2 एटम यहां पर इंप्योरिटीज के हैं। 20 कैरेट का मतलब है 20 एटम गोल्ड के हैं और 4 एटम क्या है, इंप्योरिटीज के। तो जितना कैरेट कम होगा उतनी प्योरिटी कम होगी। 24 कैरेट के गोल्ड से ज्वेलरीज नहीं बना सकते हैं क्योंकि प्योर मेटल बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिसका ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज नहीं बनती है बच्चे। 22 कैरेट का मतलब बताया इसने, सब वही है जो मैंने अभी भी आपको बताया। पूरा टॉपिक आप देख सकते हो। एक टॉपिक और दिया बच्चे जिससे क्वेश्चन कभी नहीं आया है, वो है कुतुब मीनार के बारे में। इसको लोहे से, आयरन से बनाया गया है। कब बनाया गया है, इसका वेट कितना है, सब कुछ लिखा गया है। इंपॉर्टेंट यहां पर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इसकी रस्टिंग नहीं हो रही है। ये जो आयरन है इसकी रस्टिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज हुआ है, कुछ ऐसे आयरन के ऑक्साइड्स का यूज हुआ है जो इसे रस्टिंग से प्रिवेंट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द साइंस। इतना ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम भी है कुतुब मीनार का, आप इसे देख सकते हो। अब चैप्टर के लास्ट में कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हैं बच्चे, फटाक से उन्हें देखेंगे अपन। सबसे पहले ये एक टेबल दी है और बोला है कहां पर रिएक्शन होगी और कहां पर नहीं होगी। जिंक के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, अगर करेगा तो पता ही नहीं चलेगा। जिंक मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक से डिस्प्लेस नहीं होगा। जिंक और कॉपर, काशीनाथ का माली, आलू, जरा पहले आ गया तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा क्या? बिल्कुल डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम को नहीं करेगा, करेगा तो पता भी नहीं चलेगा। मैग्नीशियम कॉपर को आराम से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कॉपर जिंक को करेगा क्या? काशीनाथ का माली, आलू, जरा पहले आ गया ना बच्चे, तो ये डिस्प्लेस करेगा। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चे। क्या मैग्नीशियम को कर पाएगा? कॉपर नहीं कर पाएगा। क्या कॉपर को करेगा? नहीं करेगा, करेगा तो पता भी नहीं चलेगा बच्चे। ये पूरा बता दिया डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगी। मेटल डू नॉट कोरोड इजीली, ऐसे मेटल जिनका कोरोजन नहीं होता है जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, इनका कोरोजन नहीं होगा बच्चे। वोट आर अलोई, अलोई क्या होता है? ये रही आपके सामने डेफिनेशन अलोई की, ये डेफिनेशन लगाई और ये 3 एग्जांपल अलोई की आपको लगवाए। बोलो बात समझ आई आपको बढ़िया से? अब मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी डिस्कस करके दिखा देता हूं, क्योंकि एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन, ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन इसी लेक्चर के अंदर कवर होंगे। और लेक्चर पहले ही बताया था 1 से 1.5 घंटे का होगा, ठीक है? तो कवर कर रहे हैं, बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। थोड़ा सा बचा है बस, है ना? ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा बच्चे? क्या कॉपर सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे सर हो ही नहीं सकता, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। रिएक्शन तब होती है जब डालने वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर डाल रहे हो, ज्यादा नहीं है, रिएक्शन नहीं होगी। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में डालोगे, रिएक्शन नहीं होगी, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। सिल्वर आयरन में डालोगे, रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर एजी में डालोगे, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए एजी को हटा देगा और यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगी। यही हमारा आंसर होगा। ऐसा मेथड जिस पर अपन आयरन, जो फ्राइंग पैन होता है, लोहे का तवा जो होता है, उसको अपन रस्टिंग से बचा सकते हैं। कॉपर जो होता है, कॉपर नहीं, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करके बचा सकते हैं। उसके ऊपर ग्रीस नहीं लगा सकते, खाना कैसे बनाएंगे, पेंट नहीं कर सकते भाई, उसके ऊपर आप जिंक की कोटिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड बना रहा है। जरूर ये हाईली रिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन से जुड़कर हाईली स्टेबल कंपाउंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड बना रही है। हाई रिएक्टिव मेटल नीचे कौन सा दिया हुआ है? ये लो रिएक्टिव, ये तो मेटल ही नहीं है, ये लो रिएक्टिव मेटल है। हाई रिएक्टिव कैल्शियम है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फूड जो है वो टीन के साथ रखा जा रहा है, जिंक के साथ नहीं रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि टीन जो है बच्चे वो कम रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये बोलो चाहे ये बोलो, टीन कम रिएक्टिव है, दोनों का मतलब क्या है? सेम सेम है बच्चे। उसके बाद आपको एक हथौड़ा दिया गया है, हथौड़ा दिया है भाई, कोई बदमाशी नहीं करेगा, कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करेगा, है ना? जो भी किया है गलती किया है। एक बैटरी भी दे दिया आपको, बल्ब भी दे दिया, अब तो पूरा खुराफाती काम होने वाला है। एक वायर भी दे दिया, एक स्विच भी दे दिया
और बोल दिया कि आप मेटल और नॉन मेटल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ध्यान से सुनो, हथौड़े से पीट के देखो, जिसमें साउंड आया वो मेटल, जिसमें नहीं आया वो नॉन मेटल। पीट के देखो, जिसकी चादर बनी वो मेटल, जिसकी नहीं बनी वो नॉन मेटल। पीट के देखो, जिसका चूरा बन गया वो नॉन मेटल, जिसका चूरा नहीं बना वो मेटल। उसके बाद बैटरी लेकर आओ, बैटरी को कनेक्ट करो, जिसमें करंट आया वो मेटल, जिसमें करंट नहीं आया वो नॉन मेटल। बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गई सर, बढ़िया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। एग्जांपल बताओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, अभी अभी करवाया था। नेम बताओ ऐसी मेटल का जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके। कोई भी रिएक्टिव मेटल बता दो और जो डिस्प्लेस नहीं कर सके। भाई डिस्प्लेस जो कर सकती है वो तो हो जाएगी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाईली रिएक्टिव। डिस्प्लेस नहीं कर सकती वो हो जाएगी गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, Hg हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। बात समझ आई? कॉपर नहीं होगा, सॉरी, कॉपर तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर के बाद वाला कौन है? आगे आओ, ठीक है, यहां से आगे आओ के बाद से जो है वो सब लिखना है। बढ़िया, 7th हो गया अपना। 8th देखो, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग के अंदर एम मेटल है जो कि एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। भाई कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट, तो एक्सप्लेन करना है बेसिकली। एम मेटल है, एनोड और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है। तो अभी अभी जो बताया था रिफाइनिंग का टॉपिक, उससे एनोड और कैथोड की लाइनें एज इट इज लिख देना। ये आप खुद से अटेम्प्ट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, बोला है कि सल्फर पाउडर को गर्म किया जा रहा है। गर्म कर रहे हो मतलब एयर से रिएक्ट करा रहे हो, SO से रिएक्ट करेगा, SO2 बन जाएगा। बात समझ आ गई? बन गया। क्या होगा अगर इसकी अंदर बनने वाली गैस जो कि SO2 है उसे ड्राई लिटमस पेपर के साथ रखा जाए? कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि SO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होगा, लेकिन ड्राई कंडीशन में एसिडिक नहीं होगा बच्चे। मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आओगे, इसके अंदर अगर आप जल डालोगे H2O तो ये रिएक्ट करेगा और H2SO3 बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। बट ये एसिड तो है, इसलिए ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ आई? बी के अंदर बोला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है बच्चे, बस इनकी स्टेट आप लिख देना। बस स्टेट इनकी आप लिख देना। ये सॉलिड होता है सल्फर का पाउडर, ये गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये लिक्विड डाला था वाटर इसके अंदर और ये एसिड बन जाएगा एक्वस कंडीशन में। ठीक है बच्चे, तो बैलेंस्ड इक्वेशन भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने प्रस्तुत है बच्चे, ध्यान से देखो। प्रिवेंशन के कोई भी 2 मेथड तो लिख दो, ऑयलिंग, पेंटिंग, जो पसंद हो, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, 2 ही लिखने हैं, जितने लिखना चाहो लिख सकते हो। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी तो क्या बनेगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है बच्चे, जैसा कि SO2 अभी अभी आपके सामने रिएक्शन करके बताया। रीजन बताना है भाई कि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर ये जो होते हैं इनकी ज्वेलरीज क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लंबे टाइम तक सेफ रह सकती है इनकी ज्वेलरीज। ठीक है, इसीलिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको ऑयल में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हवा से भी रिएक्ट करके आग पकड़ सकते हैं, इसीलिए ऑयल में डाल के रखते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, बट इनके कुकिंग के यूटेंसिल्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कुकिंग कितनी करो बर्तन खराब नहीं होगा। आगे पूछा है कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट ऑक्साइड में ही क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन प्योर मेटल को प्राप्त करने में इजी हो जाता है। यहां पर रिडक्शन करा सकते हैं कार्बन से, डिस्प्लेसमेंट भी करा सकते हैं। 2 रीजन है, इसीलिए इसको यूज अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि कॉपर जो होता है उसकी सफाई नींबू और इमली से आसानी से क्यों हो जाती है? क्योंकि ये खट्टे पदार्थ होते हैं, सोर सब्सटेंस, जिनमें एसिड होता है, जो कॉपर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके सोल्ट बनाएंगे। कॉपर का मॉलिक्यूल ही चला गया, बर्तन कॉपर का बना था, कॉपर के बर्तन की ऊपर की लेयर ही एसिड में घुलकर चली गई, एसिड के साथ सारी गंदगी चली गई, क्योंकि कॉपर के मॉलिक्यूल ही चले गए, इसलिए बर्तन चमकता हुआ दिखेगा। क्लीनिंग में इसको यूज अपन करते हैं। अगला देखो, डिफरेंस बताओ बच्चे मेटल और नॉन मेटल में किसके बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज पे रिएक्शन पढ़ाई मेटल और रिएक्शन की, सारी की हेडिंग लिख देना, बस ऊपर वाली लाइन किसकी रिएक्शन होती है, क्या बनती है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 को समझा देता हूं जल्दी से। एक लड़का होता है बच्चे जो नया नया सुनार बनता है, एक महिला उसके पास अपने गहने लेकर आती है सफाई करवाने के लिए।
वो सफाई करके दे देता है, सफाई करता है एक्वारेजिया से, जिससे गोल्ड के कुछ एटम उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। महिला थोड़ी होशियार होती है, वो सोना तोल कर लाती है और वापस ले जाकर फिर से तोलती है, तो ये पाती है कि सोने का अमाउंट कुछ कम हो गया है। वो सुनार से आकर कहती है भाई सोना कम कैसे हुआ। सुनार पहले तो समझाता है, वो समझती नहीं है तो उसे पैसे देने पड़ते हैं। फिर साइंस हमसे ये पूछ रही है कि क्यों सोने का अमाउंट कम हो गया है। एक्वारेजिया गोल्ड को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, उसमें डालोगे सफाई करने के लिए तो कुछ ना कुछ गोल्ड घुलेगा और गोल्ड का अमाउंट पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये रीजन है जो कि क्वेश्चन ने पूछा है, मैंने पूरा समझा दिया आपको। क्या रीजन है कि कॉपर जो है वो हॉट टैंक्स के अंदर यूज हो रहा है, स्टील यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉपर जो है बच्चे ये प्योर मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसलिए हॉट टैंक्स में यूज हो रहा है। स्टील जो है वो एक अलॉय है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसलिए ये हॉट टैंक्स में यूज नहीं हो रहा है। अगर इसको यूज करोगे तो टंकी मुड़ जाएगी मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण। तो ये था बच्चे आज का चैप्टर। पूरा चैप्टर देखने के लिए थैंक यू सो मच। सीबीएसई हो, आरबीएसई हो या राजस्थान इंडिया का कोई भी बोर्ड हो जिसमें एनसीईआरटी फॉलो होती है, एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीईआरटी का एक भी वर्ड छोड़ा नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। चिल देन।